मंत्री। धन्यवाद सभानेत्री महोदया। सबसे पहले मैं शुभकामनाएं अदा करना चाहता हूं माननीय मंत्री की तरफ, क्योंकि भारत का बहुत ही एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके कंधों पर पड़ा है और हमारी शुभकामनाएं और हमारी समर्थन आपके साथ है। ये हमारा सौभाग्य रहा है कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा विषय है जो दलगत राजनीति से ऊपर उठा है। चाहे वर्तमान की मंत्री हो, इनके पूर्व मंत्री जावड़ेकर जी हो, यूपीए सरकार हो, यूपीए सरकार में मंत्री जयराम रमेश जी हो, और जिस प्रकार से अगर आज वर्तमान के समय में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नेतृत्व लिया है, तो उसी प्रकार से पिछले यूपीए सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 8 कोर मिशन, 8 प्लान मिशन के द्वारा उस समय जब बहुत से दुनिया के लोग और देश के लोग क्लाइमेट चेंज इतनी महत्वपूर्ण समस्या बनेगी इससे वाकिफ नहीं रखते थे, उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने नींव रखी और 8 प्लान मिशंस बनाए। आज वर्तमान में हमने बड़े लक्ष्य रखे अपने सामने। 2 लक्ष्य जो हमारे जयंत सिन्हा जी ने भी जिक्र किया कि नेट जीरो बाय 2070 और 1 बिलियन टन को हमें हटाना है बाय 2030। तो मंत्री महोदय, मैं कुछ बस प्रैक्टिकल चीजें आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो हमने लक्ष्य रखा है अपने सामने, क्या इस लक्ष्य के तरफ हम कितना आगे बढ़ रहे हैं? हर 5 वर्ष में हम अपना मूल्यांकन करने के लिए हम आने वाले समय में या आपकी सरकार या आपकी मंत्रालय ऐसा कौन सा ढांचा बनाएंगी कि 2030 तक जो हमको 1 बिलियन टन हम कर रहे हैं, तो उसका एवरी पीरियोडिक एनुअल इवैल्यूएशन होगा कि नहीं होगा? तो उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? क्या आपको लगता है कि ये सही समय है कि एक नया क्लाइमेट चेंज बेस्ड लॉ लाया जाए, एक नया कानून लेके आए? जिस प्रकार से 80 में उस समय के पर्यावरण को देखते हुए 85 का एनवायरमेंटल एक्ट बना, 85 मिड 80s में एयर एक्ट बना, मिड 80s में वाटर एक्ट बना, उस समय के हालात को देखते हुए, तो वर्तमान के हालात और वर्तमान की चुनौती और वर्तमान के लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए क्या सरकार एक नया कानून के बारे में सोच रही है, या क्या सरकार एक नया नेशनल फ्रेमवर्क के बारे में सोच रही है? क्या सरकार एक नया नोडल एजेंसी के बारे में सोचे? क्योंकि अगर 1 बिलियन टन हटाना है तो 1 बिलियन टन आपको विभिन्न सेक्टर से हटाना है। 1 बिलियन टन सिर्फ केंद्र सरकार अकेले नहीं हटा पाएगी, उसमें राज्य सरकारों का भी समर्थन चाहिए होगा, जिला प्रशासन और गांव तक हमको जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले कि सरकार नया कोई ढांचा एडमिनिस्ट्रेटिव या लेजिस्लेशन इस पे सोच रही है कि नहीं। वर्तमान में सरकार के जो अहम मुद्दे हैं वो सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके हैं, लेकिन सिर्फ सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक हम सीमित नहीं रह सकते। आज के तारीख में भी अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस किया है, सोलर की मैडम प्रोडक्शन तो हो रही है, लेकिन सोलर के साथ हमारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जुड़ा हुआ नहीं है। आज इसीलिए बहुत से हमारा सोलर में प्रोडक्शन हो रहा है, पर जिस प्रकार से हमें ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में सोलर एनर्जी का हमको यूज करना हम नहीं कर पा रहे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी जिस प्रकार से अडॉप्शन होना है अभी तक नहीं हो रहा है। तो ये मेरा मांग है कि और क्या सोलर और इलेक्ट्रिक के अलावा और क्या नया। दूसरी बात यह है कि ट्रांजिशन जो है, ये जो नया मुहिम, जो एक नया क्लाइमेट रेवोल्यूशन, एक नया ग्रीन रेवोल्यूशन जो हम शुरुआत करने वाले हैं, ये आसान नहीं होने वाला, ये वास्तविक में बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि जैसे कि मंत्री महोदय ने ग्लासगो में जाके कहा कि वो कोयले को फेज डाउन करेंगे, मतलब कोयले को धीरे धीरे कम करेंगे। तो कोयले क्षेत्र में जो इतने हमारे काम करने वाले व्यक्ति हैं वो कहां जाएंगे? वो उनकी उम्र हो चुकी है, उनके पास कोयले के अलावा और कोयला जैसे अन्य इंडस्ट्री के अलावा उनका और कोई हुनर नहीं है, लो स्किल्ड वर्कर्स है। तो ये सारे जो लोग ये कहां जाएंगे? इसके लिए सरकार क्या सोच रही है? क्या इसके लिए सरकार कोई अडल्ट स्किलिंग, इसके लिए सरकार कोई अडल्ट एजुकेशन? नहीं तो ये बेरोजगारी की तरफ हमें धकेल देगा। तो मैं चाहता हूं कि जो ट्रांजिशन है वो एक डिसरप्टिव ट्रांजिशन होने वाला है, लेकिन इट शुड बी अ जस्ट ट्रांजिशन, इट शुड बी अ प्लान ट्रांजिशन। और सबसे ज्यादा मैडम कि हम बात तो कर रहे हैं कि 1 बिलियन टन हमको हटाना है, कोयले को हमको फेस डाउन करना है, लेकिन हमने इतना, पर आज भी तारीख में भारत को इतना इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। आपने स्वयं बजट में देखा होगा कि लाखों करोड़ों रुपए
पीएम गति के द्वारा लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए पीएम गति के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में, नए एयरपोर्ट, नए रेलवे, नए हाईवे, तो इसमें तो कोयला लगेगा, इसमें तो हाई एमिशन प्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजीज, कमोडिटीज लगेगा, इसमें स्टील लगेगा। तो प्रधान कहीं ना कहीं ये पीएम गति शक्ति, मुझे लगता है कि आज के तारीख में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि पीएम गति शक्ति जहां पे आपके एक तरफ पे एमिशंस बढ़ाएंगे, तो आप कैसे पीएम गति शक्ति में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस प्रकार में क्या फ्रेमवर्क लाएंगे, क्या प्रकार की मॉडल लाएंगे कि पीएम गति शक्ति में भी हम अपने एमिशंस पे ध्यान रखें। इसका विवरण मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या आप निर्देश देंगे कि नई टेक्नोलॉजी, न्यू एमिशंस या लोअर एमिशंस बेस्ड टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे, वो चाहे हाईवे में हो या चाहे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में हो। तीसरी बात सर महोदय, ये जो विषय है, ये विषय सिर्फ मंत्री और कुछ सांसदों के बीच में नहीं रह सकता, इसमें हमको सामाजिक जागरूकता हमको फैलानी है। तो मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस सामाजिक जागरूकता में विभिन्न सांसदों को, सभी सांसदों की जागरूकता बढ़ाने में और वो एक विशेष कदम ले। हमने भी मैडम वायु प्रदूषण को लेकर पार्लियामेंटेरियंस का एक इनफॉर्मल ग्रुप क्लीन एयर पे बना है, मंत्री महोदय इससे वाकिफ है, आने वाले समय पे भी हम इनके पास जाएंगे। लेकिन इंस्टीट्यूशंस की भी जरूरत है मैडम। अगर हम सिर्फ स्कीम बनाएंगे लेकिन स्कीम को एनफोर्स करने के लिए इंस्टीट्यूशंस को फंडिंग नहीं देंगे तो स्कीम चलेंगे कैसे? अगर आपने इस बजट में देखा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनकी फंडिंग कम हो गई है। और सबसे ज्यादा अगर प्रभाव अगर ये क्लाइमेट चेंज अगर किसी पे पड़ेगा तो किसान पर पड़ेगा, क्योंकि किसान बारिश पर निर्भर करता है और बारिश अगर सही समय पे हो गई तो फसल अच्छा होगा, लेकिन बारिश अगर गलत समय पर होगी, अगर हेल स्टॉर्म होगा तो पूरा साल का मेहनत, पूरा साल का फसल बिगड़ जाएगा। तो क्या हमारा मंत्रालय किसान को लेके, कृषि क्षेत्र को लेके क्या नया समय ला रहे हैं? क्या क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में सोच रहे हैं या क्रॉपिंग सीजन या रिसर्च को लेके कृषि क्षेत्र को और किसान को, जो आज लगभग आपको याद होगा मैडम, जब 2014 में ये सरकार आई थी तो 2014-2015 2 साल सूखा था, किसान एकदम तड़प रहा था। तो ये सूखा जो हो रहा है आज, एक पूरे साल का बारिश या पूरे महीने का बारिश एक दिन में जो आ रहा है, ये सबसे ज्यादा किसान को आज नुकसान पहुंचा रहा है। आज हिमाचल प्रदेश के वादियों में पहले वहां के सेब की खेती, सेब के पेड़ लगाए जाते थे, लेकिन जिस हाइट पे पहले सेब के पेड़ होते थे, आज वहां सेब ढंग से उगता नहीं है और ऊंचाई पे जा रहा है। तो इसीलिए कृषि क्षेत्र को लेकर हमारी क्या बात सरकार सोच रही है? चौथी बात, मार्केट इंसेंटिव्स पर जयंत सिन्हा जी ने बहुत अच्छी भाषण रखा, अच्छे उन्होंने बातें रखे, एमिशंस ट्रेडिंग पर, कार्बन अकाउंटिंग पर। क्या सरकार एमिशंस ट्रेडिंग का कोई बिल सोच रही है? क्योंकि इस सत्र के शुरुआत में हमने देखा था कि एमिशंस ट्रेडिंग पे कोई लेजिस्लेशन लिस्ट हुआ था, उसका विवरण हम चाहेंगे। राज्य सरकार, कुछ राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है मैडम, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, महाराष्ट्र अच्छे काम कर रहे हैं, उनसे भी हमें सीखना चाहिए। और आखिरी में 2 मिनट दीजिए मुझे। आज मैडम जो हमारी वास्तविक में हमारी जो वेस्ट के जो कंट्री है वो जितना इंडस्ट्रियली डेवलप्ड हो गए, हम इतना नहीं है। हम आज भी, हमारी प्राकृतिक सौंदर्य है, हमारा बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन जो हमारे फॉरेस्ट है, हमारे बायोडाइवर्सिटी है, उसको बचाने में हमारी जो कम्युनिटीज है गांवों में, उनको जितना सहायता मिलना चाहिए नहीं मिल रहा। अब मंत्री महोदय, मैं कमेटी में हूं, जो आपका बायोडाइवर्सिटी बिल पे जो कमेटी बना है, उसमें हम देख रहे हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज हैं अच्छी प्रकार से नहीं चल रही है। एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग जिस प्रकार से होना चाहिए नहीं हो रहा। यही भी तो एक काम है। वास्तविक हम कोयले में नहीं जा रहे, लेकिन जो आज के तारीख में जो हमारा फॉरेस्ट कवर है उसको भी बचाना का एक इकोनॉमिक वैल्यू हमारे गांवों को मिलना चाहिए। सो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज हो या बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज हो, मैं चाहूंगा कि आप बहुत व्यस्त है, लेकिन इस चीज में भी आप ध्यान रखें। उत्तर पूर्वांचल जो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्स स्पॉट है, आज वहां पे पाम ऑयल ला रहा है। पाम ऑयल लाने से कितना बायोडाइवर्सिटी पे, एक मोनोकल्चर पे कितना प्रभाव पड़ेगा, आप खुद ही जानते हैं। तो अगर बायोडाइवर्सिटी पर अगर आप एक वैल्यू डालेंगे तो कभी नहीं आप उत्तर पूर्वांचल के बायोडाइवर्सिटी को पाम ऑयल प्लांटेशन से द्वारा आप उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। अंत में यही बोलना चाहूंगा मैडम, बस 2 और पॉइंट, कि ये जो क्लाइमेट, ये जो है, ये क्लाइमेट दोबारा एक तरीका नहीं होना चाहिए कि जो पश्चिमी देश है वो हमको बताए कि हम अपना आने वाले समय में विकास कैसे करें। मैडम, हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिस किया, लेकिन आईटी रेवोल्यूशन को हमने पकड़ा। उसी तरीके से हमको ग्रीन रेवोल्यूशन में पीछे नहीं, हमको आगे रहना है। सिर्फ जो पश्चिमी देश जो नियम बनाए उसी नियम को हमें पालन करना है, ये नहीं, नियम हम भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत से देश हमारे जैसे गरीब हैं, बहुत से देश का विकास करना में अभी भी उनको बहुत
खर्च करना है पैसा, तो हमारे तरफ वो देख रहे नेतृत्व। तो भारत को ना सिर्फ खुद का नेतृत्व लेना है, लेकिन हमारे जैसे विभिन्न देशों का नेतृत्व हमें लेना है, और इसमें भी हमको देखना है कि रूल्स एंड नॉर्म्स हम बनाएं। अब यूरोप अब ऐसा टैक्स ला रहा है जो आने वाले समय में कार्बन टैक्स, बॉर्डर टैक्स, जो हमारे भारत के स्टील इंडस्ट्री, हमारे भारत की इंडस्ट्री पे हावी पड़ेगा। तो इस प्रकार के नकारात्मक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो पश्चिमी देश देख रहे हैं ताकि हमको गरीब रखे या वो अपने अथॉरिटी सिक्योरिटी मेंटेन करें, इस प्रकार का भी हमको सोचना चाहिए और इसका काउंटर भी हमको देना चाहिए। जैसे कि इन्होंने जयंत सिन्हा जी ने कहा कि हिस्टोरिकली उन्होंने एमिशंस दिए हैं, उन्होंने कार्बन लाए हैं हमारे वातावरण में, तो क्यों ना हम उल्टा उन पे टैक्स लगाएं। तो इसीलिए मैं अंत में बस इतना ही बोलूंगा कि कैपेसिटी बिल्डिंग की आज भी जरूरत है। मंत्री महोदय बहुत संवेदनशील है, वो जानते हैं, लेकिन राज्य सरकार मैडम आज भी, जिला प्रशासन आज भी, सांसद, विधायक, राज्य सरकार के मंत्री, कैपेसिटी बिल्डिंग पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। स्टेट एक्शन प्लान्स कागज पे रह गए, कॉपी पेस्ट हो गए, स्टेट एक्शन प्लान्स को हमको ताकत देनी पड़ेगी। और डिजास्टर्स मैडम आज देख रहे हैं महाराष्ट्र में, आज कभी न कभी भूकंप आ सकता है, लैंडस्लाइड आ सकता है, डिजास्टर्स और बढ़ने वाली है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट हमको, और हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट हमको उस पर और ध्यान देना पड़ेगा। बाढ़ और कटाव के कारण बहुत नुकसान होता है, तो उसको लेकर और ध्यान देना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा वक्त और नहीं लेना चाहूंगा। आपने मुझे इतना कहने का अनुमति दी, उसके लिए धन्यवाद करते मैं यही अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। विराम देता